Welcome back to the channel Bio Classes. Good morning children. कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट किया था हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। उसी कंटिन्यूएशन में उस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे इस स्लाइड में। टुडे वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इसमें हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था, रीजंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। ओके, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में जो साइंटिस्ट का नाम आता है वो है अलेक्जेंडर वैन हम्बोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अलेक्जेंडर वैन हम्बोल्ट ये एक जर्मन नेचुरलिस्ट थे और इन्होंने साउथ अमेरिका के जंगल में रिसर्च किया और इनके रिसर्च की फाइंडिंग्स ये थी कि इन्होंने बताया कि जैसे जैसे हम एरिया बढ़ते जाते हैं, एरिया को बढ़ाते जाते हैं, स्पीसीज़ की रिचनेस, नंबर ऑफ स्पीसीज़ बढ़ती जाती है। मतलब ये एक लीनियर रिलेशनशिप है। जैसे जैसे हम एरिया को एक्सप्लोर करते जाते हैं, एरिया को बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे स्पीसीज़ के नंबर्स बढ़ते जाते हैं या स्पीसीज़ की रिचनेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज़ बढ़ती जाती है। लेकिन एक लिमिट तक, एक लिमिट के बाद अगर एरिया को बढ़ाया जाए तो नंबर ऑफ स्पीसीज़ नहीं बढ़ेंगी। ये इनकी फाइंडिंग थी। नाम क्या था इनका? अलेक्जेंडर वैन हम्बोल्ट। ओके, कहाँ पर एक्सप्लोर किया था? साउथ अमेरिका के जंगल में। तो जो रिलेशनशिप इन्होंने बनाया, जो ब्लू कलर जो ग्राफ में आपको ब्लू कर्व दिखाई दे रहा है, ये रिलेशनशिप शो करता है। इसका इक्वेशन है S इज इक्वल टू CA टू द पावर Z। S इज इक्वल टू CA टू द पावर Z, जहाँ S क्या बता रहा है? स्पीसीज रिचनेस को, A एरिया को, C वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है उसको, और Z स्लोप ऑफ द लाइन को। और इस तरह के ग्राफ को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया और स्पीसीज रिचनेस के बीच का ग्राफ कैसा होगा, तो ये ग्राफ होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस इक्वेशन का जब हम लॉग लेते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है और ये इक्वेशन चेंज हो जाता है। लॉग S इज इक्वल टू लॉग C प्लस Z लॉग A। लॉग S इज इक्वल टू लॉग C प्लस Z लॉग A। ठीक है, जिसे रेड लाइन से दिखाया गया है। Z क्या है? स्लोप ऑफ लाइन। इसी को हम रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। अब ये Z की वैल्यू है क्या? सिग्निफिकेंस क्या है Z का? जब हम स्मॉल एरिया की बात करते हैं, छोटे एरिया की बात करते हैं, जैसे कि प्लांट्स इन ब्रिटेन, बर्ड्स इन कैलिफोर्निया, मोलस्क इन न्यूयॉर्क, तब Z की वैल्यू क्या होती है? 0.1 से 0.2 के बीच में होगी। अगर छोटे एरिया की बात करें तो Z की वैल्यू 0.1 से 0.2 के बीच में होगी। लेकिन जब हम लार्ज एरिया का मतलब क्या है? एंटायर कॉन्टिनेंट की जब हम बात करते हैं तो हमें जो स्लोप मिलता है वो मोर स्टीपर स्लोप मिलता है और Z की वैल्यू बड़ी होती है। इससे 0.6 से लेकर के 1.2 के रेंज के बीच में Z की वैल्यू होगी, इस रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू होगी। जैसे कि एग्जाम्पल्स क्या हैं? लार्ज कॉन्टिनेंट में अगर हम सारी बर्ड्स, फ्रूगीवोरस बर्ड्स में फ्रूट ईटिंग बर्ड्स की बात करें, या मैमल्स, सारे मैमल्स की बात करें किसी एक बड़े कॉन्टिनेंट में, तो यहाँ पर Z की वैल्यू कितनी आती है? दोनों केसेस में Z इज इक्वल टू 1.15। तो स्मॉल एरिया में ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। स्मॉल एरिया के लिए Z की वैल्यू होती है 0.1 to 0.2
और लार्ज एरिया के लिए होती है z की वैल्यू 0.6 से ठीक उसका डबल 1.2, 0.1 से ठीक उसका डबल 0.2 और 0.6 से ठीक उसका डबल 1.2। अब एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, व्हाट डज स्टीपर स्लोप मीन। स्टीपर स्लोप का क्या मतलब है? स्टीपर स्लोप का मतलब है कि z की वैल्यू ज़्यादा होना, z की वैल्यू ज़्यादा होना, ये स्टीपर स्लोप है। ये कैसे होता है? जब ये फिगर बगल में छोटा सा दिया हुआ है, इसमें आप देखेंगे कि जो ग्राफ है वो ज़्यादा टुवर्ड्स y एक्सिस है एंड लेसर टुवर्ड्स x एक्सिस है। x एक्सिस पे आपने क्या लिया था? x एक्सिस पे आपने लिया था एरिया और y एक्सिस पे आपने लिया था स्पीसीज रिचनेस। तो इसका क्या मतलब हुआ? स्लोप स्टीपर का क्या मतलब हुआ कि जो स्लोप है वो मोर टुवर्ड्स वर्टिकल एक्सिस है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब क्लोज़र है वर्टिकल एक्सिस के और हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ज़्यादा बड़ा एंगल बना रहा है। स्टीपर स्लोप ये सिग्निफाई करता है कि स्पीसीज का नंबर ये इंक्रीज करते जाता है फास्टर देन द एरिया एक्सप्लोर। जितना हम एरिया एक्सप्लोर कर रहे हैं उस रेशियो में इसके नंबर ऑफ स्पीसीज ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मतलब हम एरिया एक्सप्लोर कम कर रहे हैं और स्पीसीज ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर आप ये रेड लाइन को नीचे और ऊपर परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए तो नीचे एरिया है, एरिया छोटा आ रहा है लेकिन स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा आ रही है। मतलब एरिया एक्सप्लोर हम कम कर रहे हैं और स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा आ रही है। मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इंक्रीजेज फास्टर इन द एरिया एक्सप्लोर्ड। ओके, जैसे कि एंटायर कॉन्टिनेंट में। इसी का क्या मतलब हुआ? स्टीपर स्लोप। और यहाँ z की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं अब स्पीसीज डाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। स्पीसीज रिचनेस क्यों इम्पॉर्टेंट है? स्पीसीज रिचनेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्टेबिलिटी, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए, रेसिलियंस टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस। इसका मतलब कि ओकेजनल डिस्टर्बेंस जो होते हैं या तो नेचुरल डिस्टर्बेंस हो या मैन मेड डिस्टर्बेंस हो, इसको ये रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, अगर डाइवर्सिटी होगी तो रेजिस्ट करेंगे। अगर सब एक टाइप की स्पीशीज़ होंगी तो क्या होंगी? अगर किसी एक पे इफेक्ट होगा तो सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो इकोसिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी ये ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस को रेजिस्ट करती हैं और ये इकोसिस्टम के हेल्थ को इफेक्ट करती हैं। जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना इकोसिस्टम हेल्थियर होगा। तो फर्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं स्टेबिलिटी। मोर स्पीशीज़ इन कम्युनिटी मोर स्टेबल द सिस्टम। जितना ज़्यादा कम्युनिटी में स्पीशीज़ होंगी उतना ज़्यादा सिस्टम स्टेबल होगा। ये ज़्यादा रेजिस्टेंट होगा डिस्टर्बेंसेस से, मैन मेड डिस्टर्बेंस हो या नेचुरल डिस्टर्बेंस हो, उससे ज़्यादा रेजिस्टेंट होगा। इन्वेशन बाय एलियन स्पीशीज़, अगर इसमें कोई बाहरी स्पीशीज़ आ जाती है किसी इकोसिस्टम में, तो अगर उसमें डाइवर्सिटी है तो वो ज़्यादा अच्छे से उसको रेजिस्ट कर पाएंगी। ठीक है, उसमें कोई ना कोई ऐसा होगा जो उसके लिए प्रीडेटर का काम करेगा और उसको ख़त्म कर देगा, जिससे वो ज़्यादा अच्छे से रेजिस्ट कर पाएंगी। डेविड टिलमैन का नाम आता है, डेविड टिलमैन। इन्होंने सजेस्ट किया कि जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं इकोसिस्टम में, ईयर टू ईयर वेरिएशन इन देयर प्रोडक्टिविटी या बायोमास उतना ही कम होता है। अगर एक टाइप की स्पीशीज़ होंगी या कम टाइप की स्पीशीज़ होंगी तो इनके सीजनल वेरिएशन, सीज़न कभी अच्छा होगा कभी उसके लिए बुरा होगा, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो गई कभी बारिश हुई ही नहीं, तो किसी साल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी और किसी साल प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो इसमें वेरिएशंस ज़्यादा होंगे। लेकिन जब ज़्यादा स्पीशीज़ होगी तो ये एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं सॉरी,
कोई स्पीशीज़ ज़्यादा टेम्परेचर में ग्रो करेगी, कोई कम टेम्परेचर में ग्रो करेगी, तो प्रोडक्टिविटी उनकी मेंटेन्ड रहेगी ईयर टू ईयर। डाइवर्सिटी से प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, ज़्यादा बायोमास होगा, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। ओके, नेक्स्ट, इकोसिस्टम हेल्थ। स्पीशीज एक्सटिंक्शन इज हार्मफुल। स्पीशीज एक्सटेंशन हार्मफुल क्यों है? कोई स्पीशीज अगर एक्सटेंड हो रही है तो इसमें कोई बड़ा हार्म क्या है, क्यों है? अगर मान लीजिए एंड्स की, पता है आपको एंड्स की 20,000 स्पीशीज़ हैं, अगर इसमें से 5,000 स्पीशीज़ मान लीजिए एक्सटेंट हो जाती हैं, केवल 15,000 स्पीशीज़ रह जाती हैं, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है, इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। तो इसको बताने के लिए पॉल इलरिच नाम के एक साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेसिस दी, जिसका नाम है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट पाइपर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इन्होंने इकोसिस्टम को एरोप्लेन माना और स्पीशीज़ को रिवेट्स माने। रिवेट्स मतलब कि एरोप्लेन के पार्ट्स, ठीक है। तो ये सारे थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स ये मिलकर के एरोप्लेन को बनाते हैं। अब इन्होंने कहा कि अगर जितने पैसेंजर इस एरोप्लेन में हैं, मतलब इकोसिस्टम में हैं, जितने पैसेंजर इस एरोप्लेन में हैं, वो एक एक करके अगर रिवेट्स को, एक एक पार्ट को निकाल कर घर लेते जाएं, तो क्या होगा? कोई दिक्कत होगी इकोसिस्टम में? शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, शुरू में फ्लाइट में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बाद में ये क्या हो जाएगा? बहुत वीक हो जाएगा, ये एरोप्लेन वीक हो जाएगा और ये डैमेज हो जाएगा। तो इसी तरह अगर शुरू में कुछ स्पीशीज़ एक्सटेंट होती हैं तो इकोसिस्टम में कोई डेंजरस इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन धीमे धीमे अगर स्पीशीज़ और ज़्यादा निकल जाती हैं तो वो डेंजरसली वीक हो जाती हैं। और इस पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है कि आप कौन सा पार्ट निकाल रहे हैं। जैसे एरोप्लेन में से आपने इंजन का पार्ट निकाल लिया तो क्या होगा? वो सीधे ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से आपने ऐसे कीस्टोन स्पीशीज़ अगर निकाल ली इकोसिस्टम में से, जो बहुत ज़्यादा गवर्न कर रही है इकोसिस्टम को, उसको अगर निकाल लिया गया, उसको अगर एक्सटेंट हो गई वो किसी वजह से, तो क्या होगा? इकोसिस्टम क्रैश कर जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, दिया जिसने था? पॉल इलरिच। नेक्स्ट, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी का लॉस आपको पता ही है, होते जा रहा है। बहुत से रीजंस हैं इसके, जैसे कि नेचुरल एक्सटिंक्शन भी हो सकता है, एंथ्रोपोजेनिक, मैन मेड है, मास एक्सटेंशन, एक साथ पूरा इकोसिस्टम या पूरी स्पीशीज़ ख़त्म हो गई एक साथ, तो इसे कहेंगे मास एक्सटेंशन। नेचुरल एक्सटिंक्शन जैसे फ्लड के वजह से, भूकंप के वजह से, लैंडस्लाइड्स के वजह से अगर एक्सटिंक्शन हो रहा है तो ये क्या है? नेचुरल एक्सटिंक्शन। एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन कर रहे हैं एक्सटिंक्शन स्पीशीज़ का, ये क्या है? एंथ्रोपोजेनिक। ह्यूमन कैसे कर रहे हैं? जैसे बहुत से पॉल्यूशंस के वजह से बहुत सी बर्ड्स ख़त्म हो गई, ये क्या है? ह्यूमन के वजह से है। हम ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जैसे जानवरों की खालों का यूज़ करते हैं हम अपने घर को सजाने में या बहुत चीज़ें बनाने में, तो ये क्या है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। हाथी के दांत का, टस्क का यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए हाथी को पहले मारना पड़ता है, वो भी क्या है? एंथ्रोपोजेनिक है। गेंडे की सींग काट ली जाती है, गेंडे को मार दिया जाता है, उसकी सींग काट ली जाती है, उससे बहुत सी ड्रग्स बनते हैं, ये सारे क्या है? मैन मेड एक्सटेंशंस हैं। मास एक्सटेंशंस में मतलब कि एक साथ पूरी कोई स्पीशीज़ ख़त्म हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे? मास एक्सटेंशंस है। जैसे कि हम जानते हैं कि 3 बिलियन ईयर्स के पहले से अर्थ का ओरिजिन हो रहा है और उसमें लाइफ का डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है।
तब से अब तक कहा जाता है कि तब से 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शंस हो चुके हैं और 6th एपिसोड ऑफ एक्सटिंक्शन चल रहा है। 6th में 100 से 1000 टाइम्स ज़्यादा तेज़ी से एक्सटिंक्शन, ये जो 6th एपिसोड चल रहा है एक्सटिंक्शन का, इसमें 100 से 1000 टाइम्स मोर फास्टर एक्सटिंक्शन चल रहा है अगर हम इसको कंपेयर करें लास्ट 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन से। ये क्यों? क्योंकि इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि आगे आने वाले 100 सालों में हाफ स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएंगी ड्यू टू दीज ह्यूमन एक्टिविटीज़। बहुत से माइक्रोवेव्स हैं जिसकी वजह से हमारी बहुत सी स्पीशीज़ ख़त्म हो रही हैं, रेडिएशंस हैं, नेटवर्क रेडिएशंस हैं, इसकी वजह से स्पीशीज़ ख़त्म हो रही हैं, पॉल्यूशन की वजह से। तो इसके बहुत से रीज़न हैं कि ये पूरे स्पीशीज़ को ही ख़त्म कर दे रहा है, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। पहला एग्जाम्पल, ड्यू टू कोलोनाइजेशन, ह्यूमन बीइंग का कोलोनाइजेशन पैसिफिक आइलैंड में, इसके वजह से 2000 चिड़ियों की स्पीशीज़ विलुप्त हो गई। IUCN रेड लिस्ट 2004 के अकॉर्डिंग 784 स्पीशीज़ एक्सटेंट हो चुकी हैं पिछले 500 सालों में, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट्स हैं, 359 इरवर्टिब्रेट्स हैं और 87 प्लांट्स हैं, ठीक है। ये डेटा है IUCN 2004 का। रीसेंट एक्सटिंक्शंस में हम देखते हैं तो डोडो मॉरिशस से गायब हुई, ग्वागा अफ्रीका से, थाइलेसिना ऑस्ट्रेलिया, स्टीलर सी काऊ रशिया से और 3 सब स्पीशीज़ ऑफ टाइगर ये एक्सटेंट हो चुकी हैं बाली, जावन एंड कैस्पियन से, ठीक है। तो ये जो नेम्स हैं और किस कंट्री से ये एक्सटेंट हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोडो मॉरिशस, ग्वागा अफ्रीका, थाइलेसिना ऑस्ट्रेलिया, स्टीलर सी काऊ रशिया एंड 3 स्पीसीज ऑफ टाइगर फ्रॉम बाली, जावन एंड कैस्पियन। ये नाम याद कर लीजिएगा। लास्ट 20 ईयर्स की बात की जाए तो इसमें 27 स्पीशीज़ एक्सटेंट हो चुकी हैं। अब 15,500 स्पीशीज़ ये ख़त्म होने की कगार पे हैं, थ्रेड्स में हैं, दे आर अंडर थ्रेड्स और ये एक्सटेंट होने की कगार पे हैं, जिसमें से 15,500 का 12% बर्ड्स, 23% मैमल्स, 31% जिम्नोस्पर्म और 32% एम्फीबियंस ये एक्सटेंट होने के कगार पे हैं। अब हम आगे चलते हैं। मेजर कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। मेजर कॉजेज ऑफ डाइवर्सिटी लॉस के मेजर कॉजेज क्या हैं? ये 4 मेजर कॉजेज हैं। 4 मेजर कॉजेज हैं, इसलिए इसको हम द ईवल क्वाड्रेट ये नाम से भी बोला जाता है। तो ईवल क्वाड्रेट नाम से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो 4 मेजर कॉजेज, तो जब ईवल क्वाड्रेट पूछेगा तो आपको यही 4 कॉजेज देने पड़ेंगे, आप अपने मन से कॉज नहीं दे सकते हैं। ये पहला क्या है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेशन एंड को एक्सटिंक्शंस। हैबिटेट लॉस मेनली होता है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। ह्यूमन्स हैबिटेट को क्यों काट रहे हैं? इसलिए काट रहे हैं क्योंकि इन पेड़ों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत से वजहों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब हैबिटेट ख़त्म होगा तो वहाँ के जानवर कहाँ जाएंगे? वहाँ के जानवर का हैबिटेट ख़त्म हो गया, घर ख़त्म हो गया, तो धीमे धीमे कुछ जानवर ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह का एग्जाम्पल है जैसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसे लंग ऑफ प्लानट भी कहते हैं। इसके कई भाग काटे जा चुके हैं सोयाबीन को उगाने के लिए या फिर घास को रेज़ करने के लिए, जिससे कि वो बीफ कैटल्स के खाने का चारा बोने के लिए यहाँ के बहुत सारे फॉरेस्ट का हिस्सा साफ़ कर चुका गया है।
हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंटेशन है कि जैसे कि एक बड़ा जंगल है, उसमें से बीच में से रास्ता निकाल लिया गया, तो जंगल क्या हो गया? जंगल बीच बीच में से टुकड़ों में बट गया, इसी को हम क्या कहेंगे? फ्रेगमेंटेशन। अब इसकी वजह से अगर कोई जानवर रात में, दिन में, उसको तो अपना पूरा एरिया चाहिए, कुछ जानवर होते हैं उनको बड़ा एरिया चाहिए होता है, जैसे शेर है, उसको बड़ा एरिया चाहिए होता है, और ये अपने बड़े एरिया को पहचानता कैसे है? ये जो जितना एरिया इसका होता है उसमें जितने पेड़ होते हैं लगभग थोड़ी थोड़ी दूरी पे, वो इन पेड़ों पे जाकर यूरिन पास करता है, और उसकी स्मेल से वो जान पाता है कि ये एरिया, ये पूरा एरिया उसका है। अब जंगल को मानते हैं काट लिया गया। नेचुरल पार्क्स में आपने देखा होगा बीच में से रास्ता निकालते हैं, जिम कॉर्बेट गए होंगे तो उसमें देखा होगा जंगल दोनों ओर है और बीच में से रास्ता है। तो अगर कोई जंगली जानवर रात में गया और उसमें आप आ जा सकते हो, उस रोड में से आ जा सकते हो, तो किसी वजह से वो गाड़ी से टकरा गया तो क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे। तो इस तरह फ्रैगमेंटेशन के वजह से भी बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, और कुछ जानवर रोड के एक तरफ रह गए, रोड के हिस्से के एक तरफ रह गए, और दूसरे जो हैं इस फॉरेस्ट में रह गए, इस पार्ट में रह गए, उनके बीच में इंटरेक्शन भी नहीं हो पा रहा है। इसके वजह से भी बहुत सी दिक्कत हो सकती हैं जंगल में। तो ये क्या है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हम एक्सप्लॉयट करते हैं ट्रीज़ को, लेकिन अगर एक लिमिट तक, किस लिमिट तक? उस लिमिट तक जब तक कि ट्री उसको रिन्यू कर लें, एक टाइम ड्यूरेशन में वो इसको रिन्यू कर लें, तो उसको हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं कहेंगे, उसको हम केवल कहेंगे एक्सप्लॉयट करना। लेकिन अगर हम उस लिमिट के बियॉन्ड एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, एक साथ पूरे पेड़ ही काट डालें, आप उसके ब्रांचेस को काट रहे हो, उसको फल को ले रहे हो, उसके फ्रूट्स को ले रहे हो, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप पूरा एक ग्राउंड ही आपने पूरा साफ़ कर दिया, अब उसमें रिन्यूएबिलिटी कोई संभावना ही नहीं है, तो इसके वजह से क्या होगा? ये क्या है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन। इस ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से बहुत सारे स्पीशीज़ एक्सटेंट हुए, जैसे कि डोडो, स्टीलर्स काऊ और पैसेंजर पिजन। ठीक है, तो ये एक दूसरा कारण था बायोडाइवर्सिटी लॉस का। नेक्स्ट है को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन, बहुत से प्लांट्स या एनिमल्स जो म्यूचुअलिज्म बिहेवियर जिनमें होता है, म्यूचुअलिज्म इंटरैक्शन होता है, उनमें को एक्सटिंक्शंस, अगर एक को हार्म होगा तो अगला दूसरा अपने आप एक्सटेंट हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में पढ़ा था, ओफायरस ऑर्किड। ओफायरस ऑर्किड और काल्पा बी का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था। तो इसमें बी, जो मेल बी होता है, ये ओफायरस ऑर्किड का एक पंखुड़ी फीमेल बी की तरह से दिखने लगती है। तो ये मेल को लगता है कि ये फीमेल है, वो आ जाता है उसके पास, उस फ्लावर के पास आ जाता है। फिर क्या होता है? फिर उसको पता चलता है अरे ये तो फ्लावर है, लेकिन जब वो उस पर बैठता है तो पॉलन ग्रेन्स उसके ऊपर चिपक जाते हैं। फिर जब पॉलन ग्रेन्स उस पर चिपक गए, उसने दूसरा फूल देखा, उसको लगा नहीं ये है फीमेल बी, उसके पास गया तो पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो गए उस फ्लावर पे, तो इससे पॉलिनेशन हो गया और प्लांट का रिप्रोडक्शन इस वजह से हो रहा है। अगर ये बीज नहीं रहेंगे तो क्या होगा? ये प्लांट्स भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इनके मोड ऑफ पॉलिनेशन का यही एक तरीका है। तो म्यूचुअलिज्म की वजह से जो प्लांट्स को इवॉल्व, प्लांट या एनिमल्स को इवॉल्व हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनका को एक्सटिंक्शंस हो जाता है। एक अगर एलिमिनेट होगा तो दूसरा जो उस पर डिपेंडेंट है वो भी एक्सटेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एलियन स्पीशीज़ इन्वेशन। एलियन स्पीशीज़ इन्वेशन, अगर कोई एलियन स्पीशीज़, कोई बाहरी स्पीशीज़ किसी इकोसिस्टम में आती है तो वो इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है। वो या तो
उस ये एलियन स्पीशीज़ जो है किसी स्पीशीज़ को खाना शुरू कर दी, जिसके वजह से पूरा इकोसिस्टम उसमें डिस्टर्ब हो गया, या बहुत तेज़ प्रोपागेट करने लगी जिसके वजह से इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया, तो इसके वजह से भी बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है नाइल पर्च। नाइल पर्च ये इंट्रोड्यूस की गई लेक विक्टोरिया में, जहाँ जो कहाँ है, ईस्ट अफ्रीका में। ये नाइल पर्च क्या है, एक फ़िश है, बड़ी फ़िश है। तो इस बड़ी फ़िश ने क्या किया, 200 स्पीशीज़ ऑफ चिस्टलिड फिश, ये छोटी फिशेस थी, इनको खा गई ये सब। नाइल पर्च बड़ी फ़िश जो थी ये 200 टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ ऑफ चिस्टलिड फिश को खा गई और ये ख़त्म हो गई। दूसरा एग्जाम्पल है कैरेट ग्रास। कैरेट ग्रास पार्थेनियम, अपने अपने घर के आसपास अगर कहीं जगह हो तो बहुत बार देखा होगा, छोटे छोटे इसमें वाइट वाइट कलर के फूल होते हैं। ये एक वीड है, ये भी इंट्रोड्यूस हो गया था वीट के साथ, गेहूं के साथ ये आ गया था, इंडिया में आ गया था। और ये इतनी तेज़ी से ये स्प्रेड करता है कि जब भी इसको थोड़ा सा मॉइस्चर मिलता है ये अपने आप ओपन एरिया में ग्रो करने लगता है। और इसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये बहुत हार्मफुल होते हैं, मेनली जो लंग पेशेंट होते हैं या अस्थमा के मरीज होते हैं, इनके लिए ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसी तरह ये क्या हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप कर देता है, उनमें एलर्जी डेवलप करता है ये पॉलन ग्रेन्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लेंटाना। लेंटाना भी एक वीड जो इंट्रोड्यूस हो गई थी इंडिया में फ्रॉम ट्रॉपिकल अमेरिका। इसमें पिंक पिंक कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, ये भी बहुत तेज़ी से फैलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाटर हाइसिंथ या आइकॉर्निया, जिसको हिंदी में जलकुंभी भी कहते हैं। इसके फ्लावर्स जो होते हैं पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं, इसके वजह से इसको लेके आया गया था यूरोपियन कंट्री से, बहुत सुंदर लग रहे थे, लेकिन ये इतनी तेज़ी से फैलते हैं कि अगर इसको पानी में होते हैं, अगर इनको काट के निकाला, जिसको हिंदी में जलकुंभी भी कहते हैं, अगर इनको काटा भी जाए तो जैसे एक काटो तो दो बन गए, मतलब काटते जाओ और ये बनते जाते हैं, इनमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। इसलिए ये जो है सबसे ज़्यादा पहले बंगाल में आया था और इसको सौरो बंगाल इंग्लिश में या हिंदी में बंगाल का आतंक भी कहते हैं। और ये इतने आप एक तरफ से साफ़ करते जाओगे, एक तरफ से ये बढ़ते जाएगा, तो इसका कोई नेचुरल प्रेडेटर भी नहीं है। इस वजह से इनकी जो दर थी बढ़ने की ये बहुत तेज़ थी। एक ये एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियस गैरीपाइनस। इन्होंने क्या किया, ये जो इंडिजिनस कैटफिशेस थी यहाँ की, ये भी इंट्रोड्यूस्ड थी अफ्रीकन कैटफिश। इन्होंने इंडिजिनस कैटफिशेस की संख्या को के नंबर्स को काफ़ी कम कर दिया। तो ये एग्जांपल्स थे एलियन स्पीशीज़ इनवेंट के। ये डायग्राम देखिए, पहला जो है ये क्या है, कैरेट ग्रास। बहुत बार आपने देखा होगा आसपास, ये पहले तीन तो आपने देखे ही होंगे, कैरेट ग्रास, लेंटाना और आइकॉर्निया। गोरखपुर वालों ने तो आइकॉर्निया ज़रूर देखा है। कैरेट ग्रास है जिसके पॉलन ग्रेन्स बहुत हार्मफुल हैं। लेंटाना है, पिंक कलर फ्लावर्स होते हैं। ये जलकुंभी है। फोर्थ ये आपका नाइल पर्च है, बिग फिश है जो स्मॉल फिशेस को खा गई लेक विक्टोरिया में। और दिस वन इज अफ्रीकन कैटफिश। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अभी तक हमने देखा था बायोडाइवर्सिटी, अब हम आगे देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन हम किस तरह से करते हैं। इसके लिए आप अगला वीडियो देखिए। होपफुली आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आपको इनसे बेनिफिट भी हो रहा होगा।